हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगेन हम एक कंप्लीट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ यूनिट 1 टू यूनिट 7 कंप्लीट यूनिट डिस्कस कर चुका हूं इसी चैनल पर। होप आपने उन वीडियोस को भी देख लिया होगा। एंड आज के इस वीडियो में हम फुल फ्लैज यूनिट 8 कवर अप करने वाले हैं। लास्ट तक बनी रहेगा, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को या जानने को जरूर मिलेगा। चलिए, आपको पता है कि फ्रेंड्स, जैसे कि हम टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले एक बार ओवरव्यू जुड़ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस पर अच्छे से फोकस कर सकें। तो एक बार जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट और अप्रोचेस। तो या तो आपको क्वेश्चन मार्केटिंग कंसेप्ट में से या अप्रोचेस में से देखने को जरूर मिलेगा। जनरली ये जो है इसका बेस है, हमारे पूरे यूनिट का बेस है मार्केटिंग कंसेप्ट्स और अप्रोचेस। तो दैट्स वाई 90% चांसेस है कि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स। ट्रेडिशनल टाइम में 4 ही मार्केटिंग मिक्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 7 मार्केटिंग मिक्स डिस्कस किए जाते हैं जो सर्विस मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन अब एक एडिशनल पी और इंक्लूड हो गया है, जिसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। काफी सिंपल टॉपिक है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेटेजीज है, इनकी जो स्ट्रेटेजीज है उसमें से कई बार क्वेश्चन आता है, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिसीजन। जनरली हमको कंफ्यूजन रहती है प्रोडक्ट लाइन विड्थ में, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मतलब कि टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइसिंग डिसीजंस। तो प्राइसिंग डिसीजन के अंदर प्राइसिंग पॉलिसीज, जनरली क्वेश्चन अभी तक जो देखने को मिला है ज्यादातर वो स्कीमिंग में से और पेनिट्रेशन में से देखने को मिला है। हालांकि हम इसमें काफी सारी पॉलिसीज को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन मेथड्स। तो प्रमोशन मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अपनी जनरल लाइफ में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सेल प्रमोशन देखते हैं, तो यही हमारे प्रमोशनल मेथड्स हैं। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम 0 चैनल, 1 चैनल, 2 चैनल, इन सब चैनल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर के जो फैक्टर्स हैं, कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो उस फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को भी डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। फिर सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग जो है इतना इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं है, इसमें से इतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, हालांकि लेटेस्ट टॉपिक है तो इसलिए, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स आपकी बनती है, आपको ये बताने की कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमारे स्किप हो चुके हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स पर भी एडिशनल वीडियो बनाएं, उनको भी अच्छे से डिस्कस कर पाएं। ठीक है, एक वीडियो में सब कुछ कवर अप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चलिए, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। आपके मन में कोई शंका हो या कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए तो पुण्य लगेगा थोड़ा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक मार्केटिंग कंसेप्ट्स। अब मार्केटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? देखो, मार्केटिंग कंसेप्ट्स क्या है, ये एक बिजनेस की फिलोसफीज को शो करते हैं। ठीक है, कि किस तरह बिजनेस जो है अपने कस्टमर को टारगेट कर रहा है। अब हर एक बिजनेस जो है डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज यूज करता है अपने नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उसके जो किस तरह का प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो फिलोसफीज को यूज करता है। ठीक है, और ये टाइम के अकॉर्डिंग भी हमारी फिलोसफीज चेंज होती रहती है। अब वो किस तरह चेंज होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, अब मार्केटिंग कंसेप्ट्स रिलेट टू द फिलोसफीज ऑफ ए बिजनेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर, बेनिफिट द बोथ कंपनी एंड कस्टमर। अब मार्केटिंग कंसेप्ट्स जो है इस तरह की फिलोसफीज है, देखो, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना और उसको फुलफिल करना, बस ये 2 मेन जो रोल होता है बिजनेस का, यही होता है कि कस्टमर की नीड को एनालाइज करना और उसको फुलफिल करना। अगर ये दोनों रोल जो है उसने प्ले कर लिए तो कस्टमर बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई अप हो जाएगा। ओके, तो अब ये अंडरस्टैंड कैसे होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज के थ्रू ही होगा। सेम फिलोसफीज कैन नॉट रिजल्ट इन अ गेन टू एवरी बिजनेस। अगर हम एक ही फिलोसफीज को हर एक बिजनेस के लिए यूज करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक बिजनेस की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेस होती है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही अपनी अपनी फिलोसफीज को यूज कर सकते हैं। इन फिलोसफीज को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज भी कहते हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट्स को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज भी कह सकते हैं। तो एक जनरल पॉइंट है कि मार्केटिंग कंसेप्ट्स को मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज भी कह सकते हैं। अब ये कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिर आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग एंड फिर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये 5 जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के अंदर क्या हुआ था, जो बिजनेसमैन थे
ठीक है, ये जनरली ट्रेडिशनल टाइम पे होता था, ये जो कंसेप्ट है ट्रेडिशनल टाइम पे यूज किया जाता था। जो बिजनेस था उसका मेन फोकस रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, हम जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। जनरली हम चाहते थे कि हम कॉस्ट को क्या करें, कम करें। अब कॉस्ट को आप कम कैसे कर सकते हो, आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल यूज़ होगा, और ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो उसकी जो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहता था कि हम कस्टमर को जो है सस्ते में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, बस ज़्यादा प्रोडक्शन करें और सस्ते में प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराएं कस्टमर को। ये कहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कंसर्न प्राइमली विद प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड एफिशिएंसी इश्यूज। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस किया है, एफिशिएंसी पर फोकस किया है और मैन्युफैक्चरिंग पर ही फोकस किया है। कस्टमर प्राइमली वांट्स प्रोडक्ट दैट आर अफोर्डेबल एंड एसेसिबल। अब कस्टमर भी इसी तरह का प्रोडक्ट चाहता था, कस्टमर भी चाहता था कि वो सिर्फ उसको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी से उसको ज़्यादा मतलब नहीं था। वो ये चाहता था कि वो बाजार में जाए तो उसको 10 रुपये का एक ही प्रोडक्ट जो जिस तरह का वो चाहता है वो उसको मिल जाए, बस चाहे क्वालिटी थोड़ी बहुत कम भी हो चल जाएगा, लेकिन उसको 10 रुपये का ही चाहिए प्रोडक्ट, तो 10 का ही मिल जाना चाहिए। तो कस्टमर कहीं ना कहीं जो था रैशनल था, हम कह सकते हैं रैशनल कस्टमर था, बस उसको जो है पैसे से थोड़ा ज़्यादा मतलब था, क्वालिटी पर इतना फोकस नहीं करता था। द प्रोडक्शन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द अप्रोच दैट कस्टमर कंपनी कैन इंक्रीज सप्लाई एज इट डिक्रीज इट्स कॉस्ट। तो जहाँ पे बिजनेस जो है मेन फोकस इस चीज़ पर रखता था कि अगर हम अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगर आप अपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर प्रोडक्ट वो कम आएगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, अब जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट से लेके अब जो है बिजनेस का फोकस रहने लग गया, वो किस पे रहने लग गया, प्रोडक्ट कंसेप्ट पर। अब हमको क्वालिटी पर कंसीडर होना पड़ गया, क्वालिटी पर फोकस करना पड़ गया। दिस कंसेप्ट्स वर्क ऑन द अजम्पशन दैट कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेटर क्वालिटी एंड प्राइस। मतलब कि इस कंसेप्ट के अंदर हमने इस चीज पर फोकस किया कि भाई अब कस्टमर क्या है, वो थोड़ा समझदार हो गया है, वो क्वालिटी पर भी फोकस करने लग गया है। तो इस कंसेप्ट के अंदर हमने क्वालिटी पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमको क्वालिटी पर फोकस करना है। एंड सो कंपनी डेवलप ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर क्वालिटी विच यूजुअली टर्न्स आउट टू बी एक्सपेंसिव। तो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे एक्सपेंसिव दिखने लग गया क्योंकि क्वालिटी पर फोकस किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है अंडर विच कंसेप्ट द फोकस इज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इट इज द प्रोडक्ट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट सेलिंग कंसेप्ट। हमने प्रोडक्शन कर ली, फिर हमने क्वालिटी पर भी देख लिया, अब उसको बेचना भी तो है। तो सेलिंग कंसेप्ट पर क्या है, हम सेल्स पर फोकस कर रहे हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट बोथ फोकस ऑन द प्रोडक्शन बट सेलिंग कंसेप्ट फोकस ऑन द मेकिंग एन एक्चुअल सेल। अब सेलिंग कंसेप्ट जो है उसने फोकस किया कि हमको सेल किस तरह करनी है। हमने मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सारा कर लिया, लेकिन अब हम इसको सेल कैसे करेंगे, इस चीज पर फोकस किया गया सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। सेलिंग कंसेप्ट फोकस ऑन मेकिंग एवरी पॉसिबल सेल ऑफ द प्रोडक्ट रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द नीड ऑफ द कस्टमर। मतलब सीधी सी बात है, हमारा काम है कि हमारे पास 10 प्रोडक्ट पड़े हैं और हमको इसको बेचना है। हम इसको किस तरह बेचेंगे, आप डिस्काउंट पर बेचो, आप लोगों को भगा कर बेचो, चाहे उनको कैसे बेचो, लेकिन हमको बेचना है इन प्रोडक्ट्स को। इस चीज पर फोकस किया गया सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। इसके बाद आती है मार्केटिंग कंसेप्ट। देखो हर एक कंसेप्ट जो है टाइमली है, मतलब ट्रेडिशनल टाइम में हमारा प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्ट आया, फिर सेलिंग कंसेप्ट, फिर मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है मार्केटिंग कंसेप्ट कि हमारा जो सब कुछ है ना वो हमारा कस्टमर ही है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। हमको जो भी करना है कस्टमर के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब एक कंपनी दैट बिलीव्स इन मार्केटिंग कंसेप्ट प्लेस द कस्टमर एट द सेंटर। मतलब हमने कस्टमर को सेंटर में लाके खड़ा कर दिया कि भाई जो भी हमको बनाना है, जो भी मैन्युफैक्चर करना है, कस्टमर के अकॉर्डिंग करना है। जो भी हमें डिसाइड करना है, जो भी फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि कस्टमर को ही हमने एक्चुअल में प्रोडक्ट सेल करना है। तो कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ओके, all activities are geared towards the customer. A business aims to understand the need and wants of the customer. The marketing concept empathizes the pull strategy. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कौन सी स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है, वो पुल स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है। अब पुल का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, अब एडवर्टाइजमेंट देख के कस्टमर हमारी तरफ खींचा आ रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। तो दिस इज द पुल स्ट्रेटेजी। और पुश स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को धक्का मारकर बेच रहे हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मिडिल मैन को प्रमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि मिडिल मैन को कह रहे हैं कि तेरे को भाई मैं हाईली डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा, तू मेरे प्रोडक्ट को ही मार्केट में बेच। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए मजबूरी हो जाती है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदना। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे, जनरली आपको हल्दीराम की ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, या आप कहीं भी ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे मतलब कि
कंपल्सरी आपके लिए प्रोडक्ट खरीदना, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हल्दीराम की ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हल्दीराम एक ऐसी कंपनी है जो कि रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, जिस करके वो हल्दीराम का प्रोडक्ट रखना ही ज़्यादा मतलब कि कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो पुल स्ट्रेटेजी पर क्या करता है, फोकस करता है। दिस मीन्स दैट अ ब्रांड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट कस्टमर वुड ऑलवेज प्रेफर योर ब्रांड टू अदर्स, कि अपनी ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कस्टमर हमारी ब्रांड को ही प्रेफर करे इन कंपैरिजन टू अदर्स ब्रांड। ओके, इसके बाद आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब तक तो हम कस्टमर फोकस कर रहे थे, अब हमें अपनी सोसाइटी को भी लेके जाना है। क्यों भाई? क्योंकि हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी की वैल्यूज को भी ध्यान में रखें। तो दिस इज अ सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ ए टारगेट मार्केट एंड द डिलीवरी ऑफ बेटर वैल्यू देन इट्स कॉम्पिटिटर। तो इस कंसेप्ट के अंदर एक बिजनेस फोकस करता है कि वो किस तरह एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है कस्टमर को इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में किस तरह बेटर वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है, हर एक वो कोशिश करता है ताकि वो एक अपने कॉम्पिटिटर्स को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करे। इट ऑल्सो एम्पैथाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलबींग ऑफ द कस्टमर एंड सोसाइटी एज ए होल। तो कंज्यूमर वेलफेयर पर ध्यान दिया जाता है किसके अंदर, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर। हम सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हैं, हम कंज्यूमर के वेलफेयर को भी ध्यान में रखते हैं। हम इस किसी भी तरह का ऐसा कोई घटिया प्रोडक्ट नहीं निकालना चाहते जिससे कस्टमर के वेलफेयर को अफेक्ट होए, ठीक है, कस्टमर अफेक्ट हो जिससे हमारा। तो मेनली इस चीज पर फोकस किया जाता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर। होप आपको सारे के सारे मार्केटिंग कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसका आंसर आपको देना है। When the customer favors those products which offers the most quality, performance or innovative features, then it is called production concept, product concept, sales concept, marketing concept। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर आपको बताना है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग अप्रोचेस। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग अप्रोचेस। चलिए, अब मार्केटिंग अप्रोचेस क्या है? अब मार्केटिंग अप्रोचेस ये है कि एक जो बिजनेस है वो किस तरह कस्टमर को अप्रोच करेगा, ठीक है, किस तरह कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेगा अपना। अब डिफरेंट वेज है, हर एक बिजनेस जो है एक ही अप्रोच को तो यूज कर नहीं सकता, तो इसलिए डिफरेंट अप्रोचेस हमको दी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टू सम इट हैज मीन टू सेल समथिंग एट ए शॉप और ए मार्केट प्लेस, और टू सम इट हैज मीन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड मूवमेंट इन द मार्केट। अब कुछ तो समझते हैं कि मार्केटिंग अप्रोचेस का मतलब सिर्फ ये है कि हम एक प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं कस्टमर को, सिर्फ एक शॉप में प्रोडक्ट लगा दिया और उसको सेल कर दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग अप्रोच। लेकिन कुछ के लिए मार्केटिंग अप्रोच इतना डीप है कि वो मानते हैं कि मार्केटिंग अप्रोच हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को फैक्ट्री से निकाल देते हैं, किस तरह हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दुकानदारों के पास, और दुकानदारों से किस तरह वो कस्टमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये है मार्केटिंग अप्रोचेस, मतलब कि एक तरह से हमारे वेज हैं किस तरह हम कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं। चलिए, अब हम डिफरेंट अप्रोचेस हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच। देखो नाम से ही कुछ सजेस्ट हो रहा है, प्रोडक्ट और कमोडिटी। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे प्रोडक्ट पर रहेगा। अंडर द कमोडिटी अप्रोच द फोकस इज प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। हमारा टोटल जो फोकस है वो हमारे प्रोडक्ट पर ही रहेगा, और इट इज एन अप्रोच ऑन द मार्केटिंग ऑन कमोडिटी वाइड बेसिस। इन अदर वर्ड द स्टडी रिलेट्स टू द फ्लो ऑफ सर्टेन कमोडिटी एंड इट्स मूवमेंट। इसमें जो बिजनेसमैन का फोकस है वो इस पर रहेगा कि एक कमोडिटी किस तरह फ्लो में आ रही है, ठीक है, किस तरह वो फैक्ट्री से निकली, किस तरह वो शॉप पर आई, रिटेलर होलसेलर के पास आई, रिटेलर के पास आई, और किस तरह वो कस्टमर तक पहुंची। तो हमारा टोटली फोकस किस चीज़ पर है, हमारे प्रोडक्ट पर, हमारी कमोडिटी पर है। अभी हम कस्टमर को इग्नोर करके चल रहे हैं, रिटेलर्स को इग्नोर करके चल रहे हैं, हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर ही फोकस कर रहे हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किस चीज़ पर फोकस करेगी, नाम से सजेस्ट हो रहा है, हमारे रिटेलर्स पर, होलसेलर्स पर, एक्सपोर्टर्स पर, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट मेनली डील करना है, हमारा प्रोडक्ट आगे पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। हमारा मेन फोकस रहेगा उन पर्सन्स पर, ठीक है। इसमें कौन कौन आ गया, रिटेलर आ गया, होलसेलर आ गया, एक्सपोर्ट एजेंसीज आ गया, विच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड मिडलमैन अप्रोच। तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, मिडलमैन अप्रोच भी कहते हैं। चलिए, थर्ड अप्रोच आती है फंक्शनल अप्रोच। अब फंक्शनल अप्रोच कौन सी होती है, फंक्शनल अप्रोच है द फंक्शनल अप्रोच गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन द वेरियस फंक्शंस। अब आपको पता है कि हमारे बिजनेस के अंदर काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा हमारे फंक्शंस पर रहेगा, ना तो हम प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, ना हम किस चीज पर, इंस्टीट्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शंस पर ही परफॉर्म कर रहे हैं।
One concentrates attention on the specialized service or functions performed by the marketers. In this approach, marketing splits into many functions. अब कौन कौन से functions होते हैं? Buying का हो गया, selling का हो गया. Buying में क्या है? हम raw material purchase कर रहे हैं. Selling में हम product को sell कर रहे हैं. हम उनका prices determine कर रहे हैं. Product को standardize कर रहे हैं. Storage कर रहे हैं. Transportation. तो हमारा main functions, हमारा जो main focus रहेगा वो किस चीज़ पर रहेगा? Functions पर ही रहेगा. उसके बाद आती है मैनेजमेंट अप्रोच. अभी तक हम प्रोडक्ट पर थे, फिर हम किस चीज़ पर आए थे? इंस्टीट्यूशंस पर आए थे, फिर हम किस चीज़ पर आ गए थे? फंक्शंस पर आ गए थे. अब हमारा फोकस रहेगा हमारी मैनेजमेंट पर, क्योंकि एक मैनेजमेंट का मेजर रोल रहता है किसी भी बिजनेस को चलाने के अंदर. ठीक है. तो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एंड द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स. इट कंसंट्रेट्स ऑन द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द लेवल ऑफ फर्म, कि किस तरह एक फर्म के डिसीजन लिए जा रहे हैं. ठीक है. डिसीजन पावर है किसके पास? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, मिडिल लेवल के पास है, या लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास है? इस चीज पर फोकस रहेगा. दिस अप्रोच इज मेनली कंसर्न विद हाउ मैनेजर हैंडल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस. हमारे मैनेजर्स जो हैं, अगर मान लो कल को कोई टिपिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह मैनेजर्स डील कर रहे हैं, तो वहां से पता लगता है कि हमारा बिजनेस किस तरह वर्क कर रहा है. तो हमारा मेन फोकस हमारी मैनेजमेंट पर ही रहेगा इस अप्रोच के अंदर. उसके बाद आ जाता है सोसाइटल अप्रोच. अभी हमने सब चीज़ों पर फोकस कर लिया. अब जब लास्ट की बारी आई तो हम अपनी सोसाइटी को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमको सोसाइटी को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा. दिस अप्रोच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड रिसेंटली, क्योंकि सोसाइटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो रिसेंटली ही ओरिजिनेट हुई हैं. स्टार्टिंग में तो सारे बिजनेस अपने प्रॉफिट मोटिव पर ही लगे रहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है कस्टमर वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर पर भी ध्यान दिया जा रहा है. This marketing process is regarded as a means by which society meets its own consumption needs. The system gives no importance as how the business to meet the customer needs. तो स्टार्टिंग में क्या था कि बिजनेस जो है सोसाइटी पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो है सोसाइटी को भी कंसीडर करके चलना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन्हीं के रिसोर्सेज पर डिपेंड है. ओके, चलिए अब आता है लीगल अप्रोच. अब लीगल अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच एम्पैथाइजेज ओनली ऑन वन एस्पेक्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू बायर. अब हम एक बायर ने हमसे प्रोडक्ट खरीद लिया, तो हम उसकी ओनरशिप को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा किस पे? टुवर्ड्स द बायर. और वो किस तरह करेंगे हम ट्रांसफर ओनरशिप को? उसके डिफरेंट वेज है. इट एक्सप्लेन द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग. तो लीगल अप्रोच जो है रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को दिखाता है. ठीक है. अगर बायर ने पैसे पे कर दिए हैं प्रोडक्ट के, तो उसकी ओनरशिप भी उसके पास ट्रांसफर की जानी चाहिए. तो यहाँ कहीं ना कहीं रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हमारा डील किया जाता है अंडर द लीगल अप्रोच. ओके, इसके बाद आता है इकोनॉमिक अप्रोच. तो इकोनॉमिक अप्रोच सीधी सी डिमांड एंड सप्लाई को बताती है कि किस तरह हमारी इकोनॉमी में डिमांड आ रही है और किस तरह हम उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं थ्रू द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट. तो डिमांड एंड सप्लाई की जहाँ प्रॉब्लम डील की जाती है वो की जाती है इकोनॉमिक अप्रोच के अंदर. तो इसके अंदर इकोनॉमिक अप्रोच के अंदर मेन फोकस किस चीज़ पर रहता है? डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही हमारा फोकस रहता है. ओके, अब डिस्कस करते हैं मार्केटिंग चैनल्स. तो मार्केटिंग चैनल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए, अब मार्केटिंग चैनल्स क्या है? मार्केटिंग चैनल्स हमारे वेज हैं किस तरह हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर्स को. अपने कस्टमर्स को किस तरह गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएंगे. ऑल गुड्स गो थ्रू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू मार्केटिंग विल डिपेंड ऑन द वे योर गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, लेकिन क्या उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही हमारा मार्केटिंग चैनल्स होगा? नहीं, हम उसके अंदर मार्केटिंग टेक्निक्स भी तो यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो जनरली अगर हम मार्केटिंग चैनल्स की बात करें तो सिर्फ ये वेज हैं किस तरह हम गुड्स को अवेलेबल करा रहे हैं टुवर्ड्स द कस्टमर. ओके, अब डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स होते हैं. जनरली हमको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. एक होते हैं डायरेक्ट चैनल्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट चैनल्स. अब डायरेक्ट चैनल्स कौन से होते हैं? अब नाम से सजेस्ट हो रहा है डायरेक्ट चैनल्स, मतलब कि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं टुवर्ड्स द कस्टमर. आप जितनी भी ऑनलाइन आइटम्स बाय करते हो, इट इज़ द डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. ठीक है, आपने ऑर्डर करा और आपके घर पर आ गई, बीच में कोई मिडिल मैन तो इन्वॉल्व नहीं हुआ. दिस इज द डायरेक्ट चैनल. इसको हम जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं. तो ये चीज़ याद रखना है कि डायरेक्ट चैनल को ही हम जीरो लेवल चैनल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं है. दैट्स वाई वी कॉल्ड जीरो लेवल चैनल. दिस टाइप ऑफ चैनल इज पॉपुलर अमंग द सर्विसेज. अब ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट चैनल मेनली कहाँ पर पॉपुलर रहता है? सर्विसेज के केस में पॉपुलर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रोडक्ट के केस में यूज़ नहीं करते. जनरली अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो Xiaomi के जो फ़ोन्स होते थे वो हमें ऑनलाइन ही अवेलेबल होते थे. तो मतलब कि Xiaomi जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करती थी, डायरेक्टली चैनल्स का यूज़ करती थी, डायरेक्टली मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करती थी. अब आता है इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स, बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स का. अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स में क्या है? यहाँ पे हमारे होलसेलर भी आ जाते हैं, रिटेलर्स भी आ जाते हैं,
फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं कस्टमर तक पहुंचता है। ओके, अभी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? सबसे पहला आता है वन लेवल चैनल। अब वन लेवल चैनल क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिटेलर होगा, हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स द सेम टू द कस्टमर। मतलब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको रिटेलर को दे दिया और रिटेलर ने क्या किया? आगे कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। तो जनरली ये जो गुड्स होते हैं ना, ये थोड़े एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं। अब जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं और जो मार्ट्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे रिलायंस मार्ट्स हो गया, यूज द चैनल फॉर एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स एट ए लो प्राइस एंड सेलिंग देम टू द कस्टमर एट ए रीजनेबल प्राइस। तो ये जनरली कौन सा चैनल यूज करते हैं? ये वन लेवल चैनल यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली आज किया जाता है कि बताओ कि जितने भी मॉल्स हैं वो कौन सा चैनल जनरली प्रेफर करते हैं? तो वो वन लेवल चैनल ही प्रेफर करते हैं। ऑल्सो द मैन्युफैक्चर ऑफ सम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लाइक फर्नीचर, क्लोथिंग, फुटवियर प्रेफरली गो थ्रू द वन लेवल चैनल। तो जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स आप देखते हो वो जनरली वन लेवल चैनल ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद टू लेवल चैनल। अब टू लेवल चैनल में होलसेलर भी आ जाता है, फिर रिटेलर आ जाता है, फिर गुड्स कस्टमर तक पहुंचते हैं। सेल द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन मार्केट शेयर। जनरली इस चैनल का हम यूज किस लिए करते हैं? ताकि हम लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें। ओके, क्योंकि आप वन लेवल चैनल यूज करोगे तो आप ज़्यादा मार्केट को कवर नहीं कर पाओगे। अब मॉल्स हर जगह तो अवेलेबल नहीं होंगे, बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल होंगे, लेकिन जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं वो तो हर जगह अवेलेबल होगी। तो इसलिए जो है टू लेवल चैनल के अंदर हम लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसकी एडवांटेज है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन एंड ए हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो इसके थ्रू हम मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और हाई वॉल्यूम की सेल्स भी कर सकते हैं अंडर द टू लेवल चैनल। इसके बाद थ्री लेवल चैनल। अब थ्री लेवल चैनल में हम क्या आ जाते हैं? एजेंट्स भी आ जाते हैं। अब होलसेलर से माल लिया एजेंट्स ने आगे क्या करा? कमीशन बेस पे रिटेलर्स को प्रोवाइड करा। द मैन्युफैक्चरर अपॉइंट्स एजेंट्स और गिव्स द गुड्स और एजेंसीज विच फर्दर डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोडक्ट्स टू सिलेक्टिव होलसेलर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स। तो कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स के अंदर मेनली कौन सा चैनल यूज किया जाता है? तो थ्री लेवल चैनल जो है मेनली कन्फेक्शनरी लेवल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। आप कहीं आप आसपास कन्फेक्शनरी हो गया, आपने देखा होगा उनकी दुकान पर हर तीसरे दिन एजेंट्स आया रहता है कि सर आप क्या लेके आना है आपके लिए। वो कहेगा भाई 4 रस के पैकेट, ये बिस्किट्स के पैकेट ये प्रोवाइड करवा दियो, दैट्स इट। ओके, इट इज़ यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर हु लुक फॉरवर्ड टू कैप्चर ए मैसिव मार्केट। तो मैसिव मार्केट को कैप्चर करने के लिए हम जनरली थ्री लेवल चैनल यूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है आप उतना ही लॉन्ग चैनल को यूज़ करोगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो असर्शन रीजन में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको लार्जर मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो आपको उतना ही बड़ा चैनल को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम मार्केटिंग चैनल की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है? हमारी 3 स्ट्रैटेजीज हैं। काफ़ी बार इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इन 3 स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है? एक है इंटेंसिव, एक है सिलेक्टिव, एक है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तो आपने सुना होगा, जैसे कि कहीं एक्सक्लूसिव शोरूम है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे रॉयल बुलेट का एक्सक्लूसिव शोरूम है। ठीक है, आपने काफ़ी बार सुना होगा। चलिए, अब इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना, हम उसको एज मैनी आउटलेट्स, जितने ज़्यादा आउटलेट्स होते हैं हम हर जगह अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको हर जगह ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि मान लो छोटे छोटा FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो ये आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि मान लो मैंने लक्स का सोप खरीदना है, तो ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमको अवेलेबल हो रहा है? तो ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अवेलेबल हो रहा है हमको। स्ट्रेटेजी ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एज मेनी आउटलेट्स एज पॉसिबल। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज आर ऑफन यूज्ड फॉर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। तो अगर मान लो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज कौन से प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कन्वीनियंस जो हमको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप आसपास की शॉप पे चले जाओ, जो सा भी प्रोडक्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आपको अवेलेबल हुआ है। उसके बाद आता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब हर जगह तो अवेलेबल नहीं होगा, सिलेक्टेड प्लेसेस पर ही आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सिलेक्टेड आउटलेट इन स्पेसिफिक लोकेशंस। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू वन और वेरी फ्यू आउटलेट्स। मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफन थिंक एक्सक्लूसिव मीन्स हाई प्राइस, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। अब मैं ज़्यादातर सोच रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव, मैंने बात करी बुलेट के शोरूम की, ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक्सक्लूसिव की बात करते तो वहाँ पे आपको हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अगर कल को एजर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ जाए कि अंडर द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज द हाई प्राइस गुड्स इज सोल्ड, बट दिस इज नॉट ट्रू। ओके, ये ट्रू नहीं है। वहाँ पे लो प्राइस प्रोडक्ट्स भी, मतलब कि लो नहीं, हम मीडियम प्राइस प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग मिक्स। ओके,
चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे 4 पीस दिए किसने थे। तो फर्स्टली जो 4 पीस थे हमारे जियोरेमी मैकआर्थी, इन्होंने हमारे मैकआर्थी ने जो है 4 पीस दिए थे। जनरली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास आता है ना क्वेश्चन कि 4 पीस किसने इंट्रोड्यूस किए थे, हम फिलिप कोटलर लिख के आते हैं। लेकिन फिलिप कोटलर ने जो 4 पीस थे वो दिए नहीं थे, उसको सिर्फ वो करा था, मतलब कहते हैं कि इनोवेट सा कर दिया, सिर्फ फिलिप कोटलर ने वो किया था। एक्चुअली में जो 4 पीस थे वो मैकआर्थी ने ही दिए थे। हु प्रेजेंटेड विद इन द मैनेजरियल अप्रोच, फिलिप कोटलर पॉपुलराइज द अप्रोच। तो फिलिप कोटलर ने इस अप्रोच को पॉपुलराइज किया था, फेमस किया था। इन 1981 बूम्स एंड बिटनर प्रपोजेज अ मॉडल ऑफ 7 पीस। तो 7 पीस का मॉडल किसने दिया था, बूम एंड बिटनर। एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि 7 पीस का मॉडल किसने प्रपोज किया था, तो बूम एंड बिटनर ने प्रपोज किया था। तो 4 पीस हमारे कौन कौन से थे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये हमारे 4 पीस थे। उसके बाद 3 पीस और ऐड हुए थे, कौन कौन से हुए थे, प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। चलिए, द मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द सेट ऑफ एक्शंस और टैक्टिक्स दैट ए कंपनी यूजेस टू प्रोड्यूस इट्स ब्रांड, टू प्रमोट इट्स ब्रांड एंड और प्रोडक्ट इन द मार्केट। देखो जो मार्केटिंग मिक्स क्या है, वो ग्रुप है पीस का, जिसके थ्रू जो है एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्राइस करती है और उसके बाद प्रमोट भी करती है और मार्केट में प्लेस्ड भी करती है। बस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का फंक्शन सारे इसके अंदर परफॉर्म कर लिए जाते हैं। द 4 पीस मेक अप द टिपिकल मार्केटिंग मिक्स दैट इज प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ओके, अब डिस्कस करते हैं इन 4 पीस को, हम फटाफट कवर अप कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट में क्या आता है, रेफर्स टू आइटम जो सेटिस्फाई करती है कस्टमर की नीड को। हमारी नीड है, हमें भूख लग रही है, तो हम कोई बिस्किट का पैकेट ले आएंगे, तो ये हमारे लिए क्या प्रोडक्ट है। अब उसमें क्या क्या है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन इंक्लूड होते हैं, प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट, मतलब कि क्या रेंज डिसाइड करनी है, प्रोडक्ट को ब्रांड करना है, पैकेजिंग करनी है, सर्विसेज, गारंटी, वारंटीज, रिटर्न्स, ये सारा हमारा प्रोडक्ट के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस। तो प्राइस सिर्फ एक ऐसा पी है जिसके अंदर हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बाकी सारे पीस जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स उससे रिलेट करते हैं। प्राइस इज द ओनली वेरिएबल दैट हैज implication फॉर रेवेन्यू। प्राइस ऑल्सो इंक्लूड कंसिडरेशंस ऑफ कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हम प्राइस को स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं, प्राइसिंग, सेटिंग, अलाउंस, कितना हमको डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, कितनी हमको रिबेट प्रोवाइड करनी है, ये सारा कुछ डिसाइड किया जाता है अंडर द प्राइस, पेमेंट टर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस, किस तरह हमको अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराना है कस्टमर को, ये आता है हमारे प्लेस के अंदर। रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कस्टमर एक्सेस, इसके अंदर हम स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव, जिसके बारे में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फ्रेंचाइजिंग, मार्केटिंग कवरेज, चैनल मेंबर सिलेक्शन, लोकेशन डिसीजन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक। उसके बाद हम प्रमोशन, अब हमने किस तरह अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। तो ये सारे हमारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन मिक्स अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पीआर, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड सेल प्रमोशन। हम इसमें मैसेज स्ट्रेटेजीज कि हमको क्या कम्युनिकेट करना है, कौन सा मैसेज कम्युनिकेट करना है, कौन सी अपील प्रोवाइड करानी है, रैशनल अपील प्रोवाइड करानी है या इमोशनल अपील प्रोवाइड करानी है, कौन सी मीडिया स्ट्रेटेजी हमने यूज़ करनी है, कितनी मैसेज फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, हमको हर रोज़ एडवर्टाइजमेंट देनी है, मंथ में एक बार देनी है, किस तरह देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रमोशन मिक्स के अंदर आएंगी। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम पीपल। अब नेक्स्ट पी है जो सर्विस मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। अब ह्यूमन फैक्टर्स हु पार्टिसिपेट इन द सर्विस डिलीवरी। जनरली क्या है, जब हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट कुछ होता नहीं है, तो हमारे पीपल्स ही होते हैं जो हमारा एक तरह से प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, अब ह्यूमन फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो हमारे पीपल्स होते हैं। ठीक है, सर्विस पर्सोनल हु रिप्रेजेंट द कंपनीज वैल्यूज टू द कस्टमर। अब जो सर्विस पर्सोनल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंपनीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स द कस्टमर। अब जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा कहीं ना कहीं कंपनी की गुडविल क्या उससे इंक्रीज होगी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जितना भी स्टाफ है हमारा, जितने भी हमारी कंप्लेंट्स हैंडल की जा रही हैं, सर्विस फेलियर्स, अगर कोई सर्विस फेलियर्स होती है तो किसकी वजह से हुई, सर्विस पर्सोनल की वजह से तो हुई। फिर मैनेजिंग सोशल इंटरेक्शन, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन मैनेज करना, वो भी पार्ट है हमारा पीपल के अंडर ही इंक्लूड होएगा। उसके बाद प्रोसेस, कि सर्विस को प्रोवाइड करवाने में हम कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, वो आता है हमारा प्रोसेस पीक है। इसमें बाय विच सर्विस इज डिलीवर्ड, इसमें क्या क्या आता है, प्रोसेस डिज़ाइन, ब्लू प्रिंटिंग, किस तरह हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सर्विस परफॉर्मेंस, हमारी सर्विस परफॉर्मेंस बेटर है भी या नहीं है, वो भी किसके अंदर इंक्लूड होती है, इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होंगी। एनालिसिस ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड एलोकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस क्या होगा,
आप मान लो कटिंग करवाने गए, कटिंग करवाने में अब उसने तो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेकिन आप जब कटिंग करवाने गए तो आपने देखा कि उसके अंदर एसी भी लगा हुआ था, ठीक है, लाइटनिंग भी अच्छी थी, अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसका जो आपको माइंड में जो आपकी परसेप्शन बनी, आपको लगा कि यार ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी तक आपने उसकी कटिंग नहीं करी, अभी तक उसने आपकी कटिंग नहीं करी, लेकिन फिर भी आपने अपने माइंड में परसेप्शन लगा ली कि यार काफ़ी अच्छा शोरूम है, अच्छी कटिंग करता होगा, तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल एविडेंस का इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ा। तो ये होता है हमारा फिजिकल एविडेंस जिस इन्वायरमेंट में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर क्या क्या आता है, टेंजिबल कमोडिटीज़ आ गई, इक्विपमेंट फर्नीचर हो गया, फैसिलिटीज़ फर्नीचर इक्विपमेंट एसेट्स आ गया, साइनेज आ गया कि आप हॉस्पिटल में गए, आपको कई सारे साइनेज देखने को मिले कि अगर आपको 30 से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस साइड जाइए, 5 रूम नंबर में जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, तो ये साइनेज होते हैं। एम्बिएंट कंडीशंस होगी, ठीक है, नॉइज, एयर, टेम्परेचर, तो ये सब फिजिकल एविडेंस। अब जनरली जो है एक पी और एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाता है, हालांकि इसके ऊपर भी प्रोफेशनली नहीं आया अभी तक ये, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है, वो है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आउटकम ऑफ द कंपनी। कि अब मान लो कि एक कंपनी ने इतना कुछ तो कर लिया, अब उसको उससे आउटकम क्या मिल रहा है, आपने प्रोडक्ट पर फोकस किया, आपने प्राइस भी डिटरमाइन किया, आपने प्रमोशन भी किया, लेकिन उसका आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है, आउटकम क्या निकल के आया, वो देखा जाएगा आपकी परफॉर्मेंस पर, ठीक है। आपके किस तरह जो आपके सर्विस पर्सोनल जो है वो आपकी परफॉर्मेंस किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ये सब आता है परफॉर्मेंस के अंदर। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर इक्विटी, तो ये सब इसका पार्ट है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 P's ऑफ द बूम एंड बिटनर। तो 2018 में इतना सिंपल क्वेश्चन आज किया गया था, प्रोसेस, पीपल्स, फिजिकल एविडेंस एंड पॉलिटिक्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन डिस्कस करते हैं, चलिए। अब मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, इज अ मार्केटिंग कंसेप्ट which divides the complete market setup into small subset। अब हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन में क्या है, अब पूरी मार्केट्स को, जितनी भी मार्केट को हमने कवर करना है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसको हम कहेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट को हरियाणा के अंदर सेल करना है, अब हरियाणा के अंदर टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मैंने अपने 22 डिस्ट्रिक्ट्स को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक सेगमेंट बना लिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। वैसे तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स है ही, और मैंने उनको कहा कि 22 सेगमेंट बन गए मेरे लिए, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैं अलग टारगेट करूंगा, तो दिस इज द मार्केट सेगमेंटेशन। इस मार्केट सेगमेंटेशन इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ ए लार्जर मार्केट। तो लार्ज मार्केट की एक स्मॉल यूनिट को हम मार्केट सेगमेंट कहेंगे। अब एक आइडियल मार्केट सेगमेंट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो सबसे पहले वो मेजरेबल होगा। हम इस तरह का सेगमेंट नहीं बना सकते जिसको हम मेजर ही ना कर सकें, तो मेजरेबल होना जरूरी है। लार्ज इनफ टू अर्न प्रॉफिट, इतना तो लार्ज होना चाहिए जिसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकूं। स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं है कि आज मैंने इसको मार्केट सेगमेंट बना लिया, कल को कहा कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, फिर सोचा नहीं यार इसमें तो ज़्यादा कवरअप हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मैं उसको बार बार चेंज कर रहा हूँ। रीचेबल बाय योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, अगर मेरा मार्केट सेगमेंटेशन में डिसाइड कर लिया तो मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वहाँ तक रीचेबल होनी चाहिए। ओके, होमोजीनियस एंड रिस्पॉन्सिबल सिमिलरली टू योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, और मेरा हर एक सेगमेंटेशन जो है होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मैंने सेगमेंट तो बना लिया, मैंने एक डिस्ट्रिक्ट तो ले ली अपनी, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं होमोजीनियस कहाँ से हुआ, वो हिट्रोजीनियस होगा, कहीं ना हिट्रोजीनियस गिना जाएगा। तो सेम कैटेगरी के लोग उसी सेगमेंट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। या मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, चाइल्ड को अलग कर लिया, पेरेंट मेल को अलग कर लिया, फीमेल को अलग कर लिया, मतलब होमोजीनियस होना चाहिए, जैसे भी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन को हमने 4 बेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला था डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर क्या है, हम अपने सेगमेंट को किस बेस पे कैटेगराइज कर रहे हैं, एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, इनकम के बेस पे, प्रोफेशन के बेस पे। अब जेंडर इन द सेंस हम कह सकते हैं मेल फीमेल, इनकम इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कोई लेस देन 20,000 अर्न कर रहा है, कोई लेस देन 30,000 या मोर देन 30,000 अर्न कर रहा है, इसके बेस पे हमने डिवाइड कर लिया। ओके, एज के बेस पे लेस देन 18 को हमने अलग कर लिया, मोर देन 18 को हमने अलग कर लिया, या फिर मोर देन 50 हमने क्या कहा कि यंगर ग्रुप इधर आ जाइए, ओल्डर ग्रुप इधर हो जाइए, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया सेगमेंट्स के अंदर। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमने सेगमेंट्स को डिवाइड करने किस बेसिस के ऊपर, लाइफ स्टाइल के बेसिस पर, पर्सनैलिटी के बेसिस पर, बिलीव्स के बेसिस पर, वैल्यूज़ के बेसिस पर, सोशल क्लास के बेसिस पर। इन बेसिस पर हम अपने मार्केट को क्या कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं। This evaluation is important because two individuals can possess identical demographic information but make purchasing decision completely differently and thus require different marketing। मतलब देखो, आज जो है हर किसी के अपने अपने बिलीव्स होते हैं,
हर कोई अपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। अब एक बिजनेसमैन को उनके ट्रेडिशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुस्लिम्स लोग होते हैं वो अपने ट्रेडिशंस को अलग फॉलो करते हैं, जो हिंदू हैं वो अपने ट्रेडिशंस को अलग फॉलो करते हैं, तो उसके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अब बिजनेसमैन जो है उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मेनली आपसे ये पूछा जाता है कि मान लो ये पूछ लिया कि लाइफस्टाइल जो है वो कौन से सेगमेंटेशन के अंदर आएगा, तो हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग कस्टमर बेस्ड ऑन द बिहेवियर दे एग्जिबिट। कि मान लो मैं परचेजिंग करने जाता हूँ, मैं कुछ सामान परचेज करने जाता हूँ, तो उस टाइम पर मैं किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा हूँ, कि मेरा बिहेवियर किस तरह है। एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करता हूँ या मैं इमोशन से भरा हुआ हूँ कि कोई चीज़ मेरे को अगर कोई दिखाएगा कि ये सर आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, ये हेल्थ केयर के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, तो किस तरह का मैं बिहेवियर शो कर रहा हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरा इफेक्ट करता है मेरी परचेजिंग के टाइम पे। ओके, इसको हम इंक्लूड करेंगे किस चीज़ के अंदर, बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर। उसके बाद ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इनटू वेरियस ज्योग्राफिकल एरियाज। अब मैं अपनी मार्केट को ज्योग्राफिकल एरियाज के बेस पर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, मैंने 4 ही एरिया ले लिए। मैंने कहा कि मैं नॉर्थ जोन में दिल्ली ले लिया, ठीक है, हरियाणा ले लिया, तो इन मतलब कि मैंने कहा कि 4-5 स्टेट्स पे मैं टारगेट करूँगा। तो मैंने अब क्या करा, ज्योग्राफिकल बेसिस पे मैंने अपने सेगमेंट सेलेक्ट कर लिए, अब मैं उन्हीं को ही टारगेट करूंगा। दिस इज द ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। अब जो नेस्ले प्रमोट्स नेस्कैफे ऑल थ्रू द ईयर इन कोल्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री एज कम्पेयर टू प्लेसेस विच हैव वेल डिफाइंड समर एंड विंटर सीजन। अब नेस्ले जो है, अब पूछा जा सकता है कि नेस्ले कौन से कॉफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह के सेगमेंटेशन यूज़ करता है, तो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन यूज़ करता है। क्योंकि क्या करता है नेस्ले कि कॉफ़ीज़ को मेनली वहीं पर ज़्यादा सेल करना पसंद करता है जहाँ पे ठंडा एरिया ज़्यादा रहता है, ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। ओके, अब मार्केटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है हमारी मार्केटिंग सेगमेंटेशन की, देख लेते हैं हम। सबसे पहला है कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी। तो कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या है, इन विच कंपनी डिटरमाइंस देयर एफर्ट एज बेस्ट फोकस सोलली ऑन ए सिंगल मार्केट सेगमेंटेशन। मतलब हमने आपने क्या कहा, मार्केट को डिवाइड कर लिया, मार्केट को डिवाइड करने के बाद सिर्फ हम एक छोटे से पार्ट पर ही फोकस कर रहे हैं, मार्केट के एक ही सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। दिस इज अ कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी। कहते हैं ना कि आप कंसंट्रेशन के साथ काम करो, मतलब आप एक ही जगह फोकस कर रहे हो, आप जितनी भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो उस एक जगह के लिए ही बना रहे हो। The strategy is particularly great for small growing business step which have demonstrated a viable use case with a specific market। तो जनरली ये स्ट्रेटेजी किसके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, जिसका बिजनेस अभी स्टार्टिंग दौर में है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं मेरे यूट्यूब चैनल की जस्ट अपना एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल की एक स्टार्टिंग है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ एंटी कॉमर्स सब्जेक्ट्स पर ही फोकस कर रहा हूँ। हालांकि आने वाले टाइम में मैं आपको पेपर फर्स्ट की वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा, बट फिलहाल के लिए तो मैं एंटी कॉमर्स को ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो दिस इज द कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी। मेरा कंसंट्रेशन जो है, मेरा फोकस जो है सिर्फ आप पर ही है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटेजी। अब मैं एक सेगमेंट से हटकर दूसरे सेगमेंट्स को भी कवर अप करने लग गया हूँ। मान लो स्टार्टिंग में मेरा बिजनेस फोकस कर रहा है सिर्फ चाइल्ड के प्रोडक्ट्स पर, लेकिन अब जो है मैं मेल्स फीमेल्स उनके प्रोडक्ट फेशियल प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ। तो दिस इज़ अ मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटेजी। इसके बाद अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, 2014 में आया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बेस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। तो इसमें से कौन सा जो है मार्केट सेगमेंटेशन का बेस नहीं है, बिहेवियर, साइकोग्राफिक, बेनिफिट, कस्टमर सेगमेंटेशन। चलिए ओके, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट के कितने लेवल्स होते हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए, अब प्रोडक्ट के 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला है कोर नीड, फिर आता है एक्चुअल प्रोडक्ट, फिर आता है एक्सपेक्टेड, फिर ऑगमेंटेड, फिर आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब ये लेवल्स किस तरह वर्क करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोर नीड और बेनिफिट। कोर नाम से सजेस्ट हो गया होगा, मतलब मैं किस चीज़ के लिए प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ। मान लो मुझे पेस्ट चाहिए, सबसे पहले चीज़ तो किस लिए चाहिए, क्योंकि मुझे अपने तीथ साफ करने हैं। तो मेरा कोर प्रोडक्ट इसका यही है कि मेरे को अपने तीथ साफ करने हैं, इसलिए मेरे को रिक्वायरमेंट है पेस्ट की, ठीक है। तो वाई कंज्यूमर, मैं किस चीज़ के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। सबसे पहला मेन किस चीज़ के लिए है, बेसिक नीड क्या है मेरी, वो आती है कोर नीड के अंदर। फिर आता है एक्चुअल प्रोडक्ट इज द बेसिक टर्म विच एसेंशियल फीचर्स। तो उसके अंदर एसेंशियल फीचर्स और क्या है, मतलब अब पेस्ट तो आएगी उसमें और एसेंशियल फीचर्स भी तो कुछ होने चाहिए ना, सिर्फ तीथ साफ करने के लिए थोड़ा ना, थोड़ी और उसके एसेंशियल फीचर्स, एडिशनल फीचर्स जो उसके साथ मिल रहे हैं मुझे। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द बेनिफिट्स एंड फीचर्स द कस्टमर एक्सपेक्ट। तो जो कस्टमर एक एक्सपेक्ट करके चल रहा है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा है कि उसको ये इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। एक तो बेसिक हो गया कि ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, एक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना तो मेरे को मिलना चाहिए ही चाहिए, वो आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। फिर आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या है,
एडिशनल सर्विस, यहाँ तो बल्ले बल्ले होगी भाई। मैं मान के चल रहा था कि यार एक सामान ले आता हूँ, उसमें मेरे को ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे को एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड कर दी। मान लो मैं ट्रिमर लेके आया, ठीक है, ट्रिमर में मैं ये सोच रहा था कि चलो यार चल जाएगा, 2-3 महीने चल जाएगा, लेकिन जब मैं उन शॉपिंग करने गया उन्होंने कहा कि इसकी 1 साल की वारंटी है। ओ भाई मेरा तो मन खुश हो गया, मगर यार 1 साल की वारंटी है, मैं तो सोचा 2-3 महीने चल के चलो फेंक फूक दूंगा फिर दूसरा ले आऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा 1 साल की वारंटी है। तो एडिशनल फीचर्स दिया ना उन्होंने मुझको कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं मैं और ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ। अगली बार जाऊँगा तो उन्हीं से लेके आऊँगा। चलिए, उसके बाद पोटेंशियल प्रोडक्ट इज व्हाट द प्रोडक्ट कैन बिकम इन द फ्यूचर, कि इसके फ्यूचर में क्या कैपेबिलिटी रहने वाली है, कितनी ज़्यादा और अपने आप को इंप्रूवमेंट करेगा। तो फ्यूचर के रिगार्डिंग हम बात करें तो वो बात आती है पोटेंशियल प्रोडक्ट की। चलिए, अब प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज। अब प्रोडक्ट मिक्स की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है द प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू द कस्टमर। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स एंड कैटेगरीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या है, वो सारे प्रोडक्ट का सेट जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर को। अब क्या है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेके चलो, आप टाटा लेके चल लो, टाटा कंपनी के लेके चलते हैं। अब टाटा कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर डील थोड़ा ना कर रही है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो व्हीकल्स के अंदर भी आई हुई है, वो टाटा का सोल्ट भी आता है, ठीक है, टाटा के पहले फ़ोन्स भी आते थे, तो काफ़ी ज़्यादा उसने अपने आप को एक्सपेंड कर रखा है। तो दिस इज ऑल द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड टू द कस्टमर्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब इसके 4 डायमेंशंस होते हैं। 4 डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, विड्थ आ गया, कंसिस्टेंसी आ गया, लेंथ आ गया, डेप्थ आ गया। अब इनमें ना थोड़ी चारों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, जनरली जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है। तो इनको हम अच्छे से थोड़ा एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे ये। सो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं इनको। चलिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। एक कंपनी है, कंपनी में हम लेके चलते हैं टाटा। टाटा कंपनी इज़ द बेस्ट कंपनी, ओके। अब टाटा जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आप उसकी प्रोडक्ट लाइन को देखो। अब टाटा कंपनी जो है व्हीकल्स के अंदर भी डील करती है, ठीक है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, और ना भी आते हो एज्यूम कर लेना, ओके, 4 व्हीलर्स तो आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाटा के सोल्ट भी आता है, मतलब फूड आइटम्स में भी टाटा डील करती है। उसके बाद टाटा के फ़ोन्स भी आते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी डील करती है। मतलब कि एट प्रेजेंट टाटा की जो है 3 प्रोडक्ट लाइन है जो हमको पता है। तो टाटा कंपनी की कितनी प्रोडक्ट लाइन्स होगी, 3, मतलब कितनी आइटम्स के अंदर एक कंपनी डील कर रही है, उसकी हो गई प्रोडक्ट लाइन्स। अगर हम प्रोडक्ट लाइन की बात करें उसकी, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। अब टाटा कंपनी के मान लो व्हीकल्स की बात करते हैं तो वो 2 व्हीलर्स भी आते हैं, 4 व्हीलर्स भी आते हैं, ओके। अगर फूड आइटम्स की बात करें, टाटा का नमक भी आता है, टाटा के चाय पत्ती भी आती है, टाटा टी भी आती है, तो दिस इज द डेप्थ। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट विड्थ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं, मतलब कितनी चीज़ों के अंदर एक कंपनी डील कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होगी, साथ में व्हीकल्स हो गया, और साथ में फूड आइटम्स होगी, तो कितनी आइटम्स के अंदर डील कर रही है, कितनी प्रोडक्ट लाइंस कंपनी के पास हैं, दिस इज द प्रोडक्ट विड्थ। और अब हम बात करें प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लेंथ इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक कंपनी मैन्युफैक्चर, कितने प्रोडक्ट्स जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, दिस इज द प्रोडक्ट डेप्थ, ओके। और प्रोडक्ट लेंथ। अब प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, कि एक प्रोडक्ट लाइन दूसरी प्रोडक्ट लाइन से मिलती जुलती है या नहीं है। अब जैसे कि प्रोडक्ट फूड आइटम्स की बात करें, कहाँ तो फूड आइटम्स हैं, कहाँ यार सोल्ट है, और कहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हीकल्स की, ठीक है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कि कंसिस्टेंसी कह सकते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है कंसिस्टेंसी, ओके। तो हम देखेंगे कंसिस्टेंसी। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले प्रोडक्ट विड्थ। द प्रोडक्ट विड्थ और ब्रेड्थ ऑफ द कंपनी में परटेन्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स द कंपनी सेल्स, कि कितनी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन्स हैं। जैसे कोका कोला की हमने एग्जांपल ले रखा है, जैसे कोका कोला जूसेस में भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है, मिनरल वाटर में भी है, तो दिस इज द प्रोडक्ट विड्थ। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लेंथ रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मिक्स, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं। अब जैसे इफ कंपनी प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट लाइन्स हैं, मान लो कंपनी के पास 5 प्रोडक्ट लाइन्स हैं, साथ में 10 प्रोडक्ट, हर एक लाइन के अंदर 10 प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए 50, तो दिस इज द प्रोडक्ट लेंथ। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। अब प्रोडक्ट डेप्थ क्या है, रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन ए प्रोडक्ट लाइन, कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज द प्रोडक्ट डेप्थ। अब इसमें हम वेरिएशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मान लो अगर हम बात कर रहे हैं मिनट मेड जूस की कैटेगरी है मिनट मेड जूस, है डिफरेंट वेरिएशन, जैसे उसके एप्पल जूस भी आता है, मिक्स फ्रूट जूस भी आता है, तो दिस इज द प्रोडक्ट डेप्थ। अब कंसिस्टेंसी, कि कितने मिलते जुलते प्रोडक्ट्स एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है ये भी हम देखेंगे।
तो प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी रेफर्स टू हाउ क्लोजली प्रोडक्ट्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। लेस द वेरिएशन अमंग द प्रोडक्ट्स मोर इज द कंसिस्टेंसी। जितनी कम वेरिएशन होंगी ना उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी। जैसे कोका कोला जो है मेनली ड्रिंकिंग में ही डील कर रही है, तो वो जो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लो एक कंपनी का एग्जांपल दिया, मैं ABC कोई कंपनी है और वो सिर्फ फूड आइटम्स ही मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, तो वो बताओ उसकी कंसिस्टेंसी कैसे होगी, तो उसकी हाई कंसिस्टेंसी होगी। अगर कोई टाटा का पूछ ले कि टाटा जो है फूड आइटम्स भी कर रही है, टाटा साथ में साथ व्हीकल्स वगैरह में भी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी है, तो कंसिस्टेंसी बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब प्रोडक्ट मिक्स की भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, कि प्रोडक्ट मिक्स को क्या करना है, एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इंप्लाइज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर रहे हैं। न्यू लाइंस में भी रिलेटेड और अनरिलेटेड। मतलब मान लो कि एक कंपनी है, वो फिलहाल फूड आइटम्स में डील कर रही है, लेकिन अब उसने अपना विचार बनाया कि क्यों ना मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी डील करूं। तो इसका मतलब वो कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रही है, वो अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रही है। जैसे कि बजाज कंपनी है, कार का उसने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, एक न्यू लाइन को ऐड कर लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। बिल्कुल अपोजिट है एक्सपेंशन का। हम क्या कर रहे हैं, पहले कंपनी क्या सोच रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी प्रोड्यूस करती थी, लेकिन कंपनी को लगा यार इसमें कुछ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, क्यों ना इसको बंद ही कर दिया जाए, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया जाए। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। सो समटाइम्स ए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स इज प्रोडक्ट मिक्स, कई बार कर लेती है। फिर उसके बाद डीपनिंग प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। मतलब क्या है कि अब जो है कंपनी नई प्रोडक्ट लाइन को ऐड नहीं कर रही, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस हैं उसी में कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड करे जा रही है। ओके, बट मोर एक्सपेंड वन और मोर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है ऑफरिंग 10 वेराइटीज इन द एडिबल आइटम्स, डिसाइडेड टू ऐड 4 मोर वेराइटीज। कि अब डिफरेंट आजकल आपको पता है कि नई नई तरह की वैराइटीज आ रही है। जैसे कि कोका कोला है, उसने क्या है, शुगर फ्री कोक को ऐड कर लिया, तो एक नई वैरायटी ऐड कर ली, अपनी प्रोडक्ट लाइन को ही एक्सपेंड कर लिया आगे। इसके बाद है अल्टरेशन और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर ही कुछ मॉडिफाई करके ले आएँ। जैसे कि मैगी है, मैगी को ही हमने मॉडिफाई करके अब उसमें क्या है, थोड़ा उसको मॉडिफाइड वर्जन में आने लग गया, तो वो क्या है, अल्टरेशन और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। उसके बाद ट्रेडिंग अप। अब ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, इसमें क्या है, ट्रेडिंग अप कंसिस्ट ऑफ एडिंग द हाई प्राइस प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस। मतलब मान लो कि कंपनी है, पहले एवरेज प्राइस प्रोडक्ट के अंदर डील करती थी कि कंपनी के हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं आया करते थे, बट कंपनी ने एकदम डिसाइड करा कि मैं हाई प्राइस गुड्स को भी इंक्लूड करूंगी अपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइंस के अंदर। तो दिस इज द ट्रेडिंग अप। मतलब जब आप लो प्राइस के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो और उसके साथ ही आप हाई प्राइस के प्रोडक्ट्स में भी डील करना स्टार्ट कर देते हो, तो इससे क्या होता है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजीज, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कंपनी की गुडविल और स्ट्रेंथ, कंपनी की जो गुडविल है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है इस तरह की स्ट्रेटेजीज से। उसके बाद ट्रेडिंग डाउन, अपोजिट है ट्रेडिंग अप का। अब इसका एक एग्जांपल है, इसमें क्या है, जैसे कि टाटा कंपनी है, तो आप बार बार पूछोगे सर टाटा का एग्जांपल ही क्यों ले रहे हो, भाई मेरी तो अच्छी, मेरे फेवरेट टाटा मतलब बेस्ट है। ओके, सो टाटा कंपनी है, टाटा ने क्या करा था, नैनो को इंक्लूड करा था, नैनो कार को। जबकि टाटा जो है हाईली प्रोफाइल कार्स के अंदर डील करती है, तो उसने क्या करा, लो बजट के लिए, मिडिल फैमिलीज के लिए टाटा नैनो कार को इंक्लूड करा। तो वो क्या था, वो ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी थी। मतलब कि एक बजटेड, मतलब 1-2 लाख में आपको कार मिल रही है, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी थी, ट्रेडिंग डाउन। हालांकि वो सही चली नहीं, तो उस करके उसको क्या कर दिया, मार्केट से आउट कर दिया गया, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को क्या कहेंगे, हम ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी कहेंगे। ओके, क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी। तो कौन सी इसमें प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है, ट्रेडिंग अप, अल्टरेशन, सिंप्लीफिकेशन, वैल्यू एडिशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहली बात है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। जिस तरह एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह प्रोडक्ट्स की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट का भी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी भी ग्रोथ होती है, वो भी मैच्योरिटी पर पहुंच जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब उसका भी अंत हो जाता है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे हम उसको शमशान घाट में नहीं लेके जाते, है ना। चलिए, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड इन 1966। तो 1966 में जो है ये फॉर्मुलेट की गई थी बाय अमेरिकन इकोनॉमिक्स रेमंड वर्नर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी थी। तो रेमंड वर्नर ने इस थ्योरी को दिया था। कब दिया था, 1966 में दिया था। द लाइफ साइकिल है 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस हैं इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। जिस स्टेज के अंदर हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के अंदर,
इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द मार्केट, मार्केट के अंदर हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया प्रोडक्ट को। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज मार्केटिंग एंड प्रमोशन आर एट ए हाई एंड द कंपनी ऑफर इन्वेस्ट द मोस्ट। तो इस स्टेज के अंदर जो है प्रमोशन जो है, कंपनी हाई प्रमोशन जो है इस स्टेज के अंदर करती है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट जो है कंपनी को कम होता है, प्रमोशन कंपनी ज़्यादा करती है, पूरा जोर लगाती है कि कस्टमर उसको ग्रोथ स्टेज तक पहुँचाया जाए। यहाँ पे कोशिश करी जाती है कंपनी के थ्रू कि उसकी ब्रांड को एबल टू बिल्ड डिमांड, उसकी डिमांड क्रिएट की जाए मार्केट के अंदर। वो कैसे की जाएगी, वेरियस मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू उसकी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और कॉस्ट जो है इस स्टेज के अंदर जनरली कैसे रहती है, हाई रहती है। उसके बाद आता है ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ स्टेज क्या है, धीरे धीरे उसकी डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो स्टेज आ जाती है ग्रोथ स्टेज। अब इस स्टेज के अंदर क्या है, कंपनी क्या करती है, सेल्स को इंक्रीज करती है, मतलब कि प्रमोशंस प्रोवाइड करती है। स्टिल हैवली इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। कंपनी, अगर क्वेश्चन आपसे आए कि कौन से स्टेज के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट करती है एडवर्टाइजमेंट में और प्रमोशन में, तो वो है ग्रोथ स्टेज के अंदर। मार्केटिंग इन द स्टेज इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट मार्केट शेयर। चलिए अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज के अंदर। व्हेन ए प्रोडक्ट रीचेज मैच्योरिटी इट्स सेल्स टेंड्स टू स्लो और इवन स्टॉप। जब मैच्योरिटी स्टेज आती है ना, बस अब तो भाई इसका पूरी स्टेज आ गई, जितने लोगों ने खरीदना था खरीद लिया, इससे ज़्यादा अब इसकी डिमांड नहीं क्रिएट होने वाली, तो वो आ जाती है मैच्योरिटी स्टेज। मार्केटिंग एट दिस पॉइंट इज टारगेटेड एट फेंडिंग ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कंपनीज विल ऑफन डेवलप न्यू और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट टू रीच डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन। द मैच्योरिटी स्टेज में लास्ट ए लॉन्ग टाइम और ए शॉर्ट टाइम। अब जरूरी नहीं है कि एक मैच्योरिटी स्टेज आ गई तो इसका मतलब अब सीधा कंपनी डिक्लाइन पे आ जाएगी और प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन पे आ जाएगा। हो सकता है कि वो 10-20 साल उसी स्टेज पर रहे। जैसे कि मैगी है, मैगी प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से डिमांड में है, ठीक है, और ना अभी तक उसका डिक्लाइन आया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसका कोई अल्टरनेट आ जाए तो उस करके उसका प्रोडक्ट का भी डिक्लाइन आ जाए, बट मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कभी होगा। ओके, द फोर्ड फोकस इज ऑन वेल एस्टेब्लिश्ड कार, इट इज़ ए गुड ब्रांड रेपुटेशन एंड हैज रीच लेवल इट्स पीक लेवल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। अब जैसे फोर्ड कंपनी है, फोर्ड की कार्स आती हैं, तो वो जो है अपनी मैच्योरिटी लेवल पर चल रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है डिक्लाइन। बस अब अंत आने को स्टार्ट हो गया है, अब प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। Although company well generated attempt to keep the product alive in the maturity stage as long as possible, decline for every product is inevitable. Generally कंपनी कभी भी एज्यूम नहीं करके चलती कि मेरे प्रोडक्ट का डिक्लाइन आएगा, लेकिन कहा है ना कि कोई भी चीज़ अमन नहीं है, तो उसका भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन कभी ना कभी तो आना ही होता है। इन दिस डिक्लाइन स्टेज प्रोडक्ट सेल्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। तो इस स्टेज में क्या होता है, एकदम जो सेल है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। मार्केटिंग इन द डिक्लाइन स्टेज इज ऑफन मिनिमल और टारगेटेड एट ऑलरेडी लोयल कस्टमर एंड प्राइसेज आर रिड्यूस्ड। तो अब जैसे कि आप टीवी की बात करेंगे, अब तो एलईडी आने लगी है, ठीक है, टीवी के अब जो है डिक्लाइन स्टेज आ चुकी है, अब कोई टीवी खरीदना पसंद नहीं करता, तो दिस इज द इन द डिक्लाइन स्टेज। अब प्रोडक्शन एडप्शन कर्व, कि लोग जब मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं ना उसको कितनी जल्दी एडप्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आती है प्रोडक्शन एडप्शन कर्व। चलिए इस कर्व को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इनोवेटर्स। अब इनोवेटर्स की 1% फिक्स कर रखी है कि कितने इनोवेटर्स होते हैं, 2.5% जो है हम एज्यूम करके चलते हैं कि इतने इनोवेटर्स होते हैं। अब इनोवेटर्स कौन होते हैं, Who love new ideas and test new product for a cheaper price। मतलब इनोवेटर्स वो होते हैं जो कि नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि एप्पल का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, एप्पल 12 फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुआ, तो कुछ होते हैं जो फटाफट उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट करना चाहते हैं, तो दीज आर द इनोवेटर्स। और इनकी परसेंट कितनी रहती है, 22.5% की इनकी टोटल परसेंट हम मान के चलते हैं, तो इसकी परसेंट फिक्स रहती है, तो इसको भी आपने याद रखना है। फिर आते हैं अर्ली एडेप्टर्स। अब अर्ली एडेप्टर्स कौन होते हैं, हु सीक्स न्यू टेक्नोलॉजी टू एक्वायर ड्रास्टिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दे आर यूजुअली लेस प्राइस सेंसिटिव एंड अप्रिशिएट पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन एंड सुपीरियर कस्टमर सपोर्ट। अब ये क्या है, ये ओपिनियन लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरों को ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं, ठीक है। मान लो इनोवेटर्स ने यूज़ करा, उनको सही लगा, तो फिर कब्जा करते हैं उनके ऊपर अर्ली एडेप्टर्स, ठीक है, जो अपने कॉम्पिटिटर से पहले उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं और दूसरों को ओपिनियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो दीज आर द अर्ली एडेप्टर्स। और इनकी परसेंट कितनी आती है, 13.5% जो है इनकी काउंट की जाती है। फिर आता है अर्ली मेजॉरिटी। अब अर्ली मेजॉरिटी कौन होते हैं, हु बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस ओनली व्हेन इट्स बेनिफिट्स आर प्रूवन। मतलब कि पहले वालों ने यूज़ कर लिया, इनोवेटर्स ने यूज़ कर लिया, अर्ली एडेप्टर्स ने यूज़ कर लिया, अगर दिखा कि भाई उनको बेनिफिट लग रहा है इससे, तो फिर मैं खरीद लूँगा इसको। लेकिन अगर मुझे लगा कि उनको बेनिफिट्स नहीं लग रहा, तो फिर मैं इसको अवॉइड करूँगा, इसको नहीं परचेज करूँगा। तो अर्ली एडेप्टर्स जो है थोड़ा सब्र करके चलते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है लेट मेजोरिटी। इनकी परसेंट कितनी रहती है? 34% जो है लेट मेजोरिटी है। इज मेड अप कंजर्वेशन हु अवॉइड रिस्क एंड प्रेफर बाइंग फॉर ए चीपर प्राइस। मतलब कि इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं ना, ये जल्दीबाजी नहीं दिखाते बिल्कुल भी। ये तब खरीदेंगे जब उसका प्राइस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब नया नया प्रोडक्ट, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप एप्पल का नया ब्रांड का फ़ोन आया, नया जो फ़ोन एप्पल लॉन्च हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके प्राइस डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब डाउन हो जाएंगे ना, कुछ लोग बाद में खरीदेंगे लास्ट में, जब उसका प्राइस और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो वो होते हैं लेट मेजोरिटी। फिर आता है लैगार्ड्स, 10% है। इनकी स्ट्रेंथ कितनी है? 10% है। आर स्केप्टिक्स हु रेसिस्ट द इनोवेशन एंड प्रेफर कन्वीनियंस रेदर देन नोवेल्टी। भाई मेरे को नए चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरी नीड फुलफिल करनी है, मेरी वांट्स फुलफिल करनी है। अगर वो हो जाएगी तो ठीक है, चाहे तू 10 साल पहले आया हो, चाहे 10 दिन पहले आया हो, मेरे को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को मेरी नीड को फुलफिल करना है, मेरे को ईजिली अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो ये होते हैं लैगार्ड्स। अब प्राइसिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। कौन कौन सी हैं प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज? चलिए, सबसे पहला है प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, business uses a premium pricing strategy when they are introducing a new product that has distinct competitive advantage over similar products। मतलब आप प्रीमियम प्राइस कब चार्ज करोगे? आप कभी ऐसे कर सकते हो कि आपने एक प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दिया, फिर आप कहो कि नहीं वो प्रोडक्ट 10 रुपये का है, मैं तो अपना 20 रुपये का बेचूंगा। क्यों भाई? कस्टमर के सिंग लगे हुए हैं, वो 20 रुपये का तेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कुछ ना कुछ उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आनी चाहिए, तभी आप उसका प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज अ प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटेजी। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ न्यू फीचर्स हैं, लोग इसको खरीद लेंगे अगर आप थोड़ा महंगा बेचोगे, तो उस स्ट्रेटेजी को हम क्या कहेंगे? प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। डेट सेल्स गुड्स विद यूनिक प्रॉपर्टीज। तो इस तरह गुड्स में क्या होनी चाहिए? यूनिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मतलब हम लार्ज मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सारे लोग खरीदें, तो इसके लिए क्या करना होगा? मेरे को अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ते में बेचना पड़ेगा, थोड़ा कम प्राइस में बेचना पड़ेगा, ताकि मैं ज़्यादा सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकूं। फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ा लेंगे, क्या चक्कर है? एक बार लोगों के टेस्ट करवा दिया, धीरे धीरे हम अपने प्रोडक्ट को प्राइस को बढ़ा लेंगे। जैसे रिलायंस जियो ने करा, स्टार्टिंग में आया फ्री में, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाए, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाए, आज 600 रुपये में, 500-600 में पूरा दे रखा है, मतलब कि 3 महीने का पैकेज दे रखा है। तो दिस इज द प्राइस पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। स्टार्टिंग में आप मार्केट को कैप्चर करो, फिर धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाओ। सो मार्केटर यूज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू गेन मार्केट शेयर बाय ऑफरिंग देयर गुड्स एंड सर्विस एट ए लोअर देन दूज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर से लोअर प्राइस में देते हैं। तो ऑल्दो स्टार्टिंग में कंपनी को लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेशन में स्टार्टिंग में कंपनी कुछ ले रही है, मतलब प्रॉफिट कमा रही है, कमा भी रही होगी तो बहुत कम कमा रही होगी। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कंपनी को लॉस हो, लेकिन बाद में जब वो प्राइस को इंक्रीज कर लेता है, जब टेस्ट बैठ जाता है कस्टमर के टंग पे, तो उसको बाद में क्या कर लेते हैं? प्राइस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? एट इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट्स प्राइसेस एट द बेयर मिनिमम टू मेक ए स्मॉलर प्रॉफिट। कंपनी मिनिमाइज देयर मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट। तो इकोनॉमी प्राइसिंग में क्या है? हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करते हैं। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? एक तो हम क्या करते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते हैं। दूसरा, हम अपने मार्केटिंग और प्रमोशनल कॉस्ट को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? मार्केटिंग और प्रमोशन कॉस्ट को कम कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे हमें इकोनॉमिक का बेनिफिट मिलता है। ठीक है। द की टू प्रॉफिटेबल इकोनॉमी प्राइसिंग इज टू सेल ए हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एट ए लो प्राइसेस। आप ज़्यादा सारे प्रोडक्ट को सेल करो, ज़्यादा सारे मैन्युफैक्चर करोगे, तो पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी? कम होएगी, जिससे क्या होगा? कस्टमर को भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। इसको कहते हैं इकोनॉमिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। फिर प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या है? हमने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर। याद रखना कि जो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए ही लागू होती है। ये नहीं है कि आप सिमिलर प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर निकाल रहे हो, फिर आप कहोगे इसका तो मैं हाई प्राइस चार्ज करूंगा। प्रोडक्ट के अंदर इनोवेटिवनेस कुछ होना चाहिए, कुछ न्यू फीचर्स कुछ होने चाहिए ऐसे, जिससे आप स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सको। ओके, दिस मेथड एनेबल बिजनेसमैन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिफोर कॉम्पिटिटर एंटर्स इनटू द मार्केट। तो उसका अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो उस टाइम पे आप हाईली प्राइस चार्ज कर लो, लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटर की शक्ल दिख जाए आपको, आप अपने प्राइसेस को क्या कर लो? कम कर लो। फिर आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। आप मॉल्स में जाते हो, कोई चीज़ 100 रुपये की बजाय 99 की दिखती है, या 1000 की बजाय 999 की दिखती है,
तो ये कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। हमें लगता है यार अभी तो इसकी रेंज कम ही है, 900 की तो है, या अभी 4 डिजिट नहीं गिने गए हैं इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट एनकरेज कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इमोशंस रेदर देन ऑन कॉमन सेंस लॉजिक। दिस इज नोन एज लेफ्ट डिजिट इफेक्ट। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को हम लेफ्ट डिजिट इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। फिर आती है पीक प्राइसिंग। अब पीक प्राइसिंग कौन सी होती है? पीक प्राइसिंग इज अ फॉर्म ऑफ कॉग्निशन प्राइसिंग वेयर कस्टमर्स पे एन एडिशनल फी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई डिमांड। अब जैसे कि अब गर्मी का सीजन चल रहा है यार, अब क्या है, आप स्विमिंग पूल्स के लिए चले जाओ, ठीक है, या आप कोई वाटर पार्क में चले जाओ, वहाँ पे आपसे हाई प्राइस चार्ज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप विंटर्स में चले जाओ, तब आप देखना प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो क्या है, पीक सीजन का वो बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि पता है कि गर्मियों में लोगों ने वीकेंड्स एंजॉय करना है, ठीक है, और फिर इनकी डिमांड भी वीकेंड्स में ही होती है। तो इस टाइम पे क्या है, ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जाएंगे। या आप हाँ वीकेंड्स पर देख लो, वीकेंड्स पर प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, द पर्पज ऑफ पीक प्राइसिंग इज टू रेगुलेट द डिमांड। तो मेन पर्पज इसका रेगुलेट करना, डिमांड को रेगुलेट करना ही होता है। अब क्या है, बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, आप कभी मैकडोनल्ड्स में गए होंगे, आप वहाँ पे क्या है, कई बार क्या होता है, एक पूरा पैकेज बना के दे देते हैं कि फ्रेंच फ्राइज के साथ आप ये भी ले, कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, साथ में एक बर्गर भी ले लो, मतलब पूरा पैकेज बना के दे देते हैं। तो दिस इज अ बंडल प्राइस स्ट्रेटेजी। ओके, ये कब यूज़फुल होती है? ये तब यूज़फुल होती है, मान लो किसी शॉपकीपर का कोई एक प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, ठीक है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो वो क्या करता है, एक पूरा बंडल बना के दे देता है और कहता है कि देखो अगर आप सेपरेट प्रोडक्ट लोगे तो आपको इतने का पड़ेगा, लेकिन आप पूरे बंडल में लोगे तो आपको प्राइस इतना पड़ जाएगा। तो कस्टमर भी लालच में आ जाता है, अरे वाह, तो फिर वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं खरीद लेता है। तो सेल द मल्टीपल प्रोडक्ट टुगेदर फॉर ए लोअर प्राइस देन इफ दे वर परचेज सेपरेटली। तो सेपरेटली परचेज करेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, अगर वो इकट्ठा परचेज करेगा तो इसको कब यूज़ किया जाता है? टू मूव अनसोल्ड आइटम। तो कई बार हमारी अनसोल्ड आइटम रह जाती है ना, तो उसको बेचने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं? बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज द स्ट्रेटेजी ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू द डिफरेंट कस्टमर्स। कि हम सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, दिस इज द डिफरेंशियल प्राइसिंग। ओके, डिफरेंट प्राइस पर सेल कर रहे हैं। अब ये कब होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कभी आप मूवीज़ के लिए गए हो, ठीक है, मूवीज़ के लिए गए हो, तो चिल्ड्रंस की जो होती है उनकी क्या है, टिकट्स अलग होती है, मतलब कम होती हैं, और जो एडल्ट एज की होती है उनकी टिकट्स का प्राइस अलग होता है। ऐसा क्यों, जबकि मूवी तो एक ही चल रही है? तो दिस इज अ डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो ये कौन सा है, डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर है, फटाफट देखते हैं इसको, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। द प्रमोशन मिक्स रेफर टू द ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशन टूल। हम सेवरल प्रमोशन टूल का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अब वो प्रमोशन टूल कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर हम हैं एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, ठीक है, पब्लिसिटी हो गया। दिस आर द प्रमोशनल टूल्स। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट क्या है, नॉन पर्सनल फॉर्म है, ओके, ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इन द एक्सचेंज ऑफ फी। तो इसमें बदले में एक फीस देनी पड़ती है, सबको पता है। थ्रू एडवर्टाइजिंग द मार्केट ट्राई टू बिल्ड ए पुल स्ट्रेटेजी। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एडवर्टाइजर कौन सी स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है? पुल स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है। मेन पॉइंट आपका यहाँ निकल के आता है कि पुल स्ट्रेटेजी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पुल स्ट्रेटेजी कौन सी होती है और पुश कौन सी होती है। पुल में क्या है, कस्टमर डिमांड करता है प्रोडक्ट की, लेकिन पुश स्ट्रेटेजी के अंदर रिटेलर्स को जबरदस्ती प्रोडक्ट को फोर्सफुली उसको सेल करना पड़ता है कस्टमर को। पर्सनल सेलिंग क्या है, वेयर द सेल्समैन इंटरेक्ट विद द कस्टमर डायरेक्टली बाय विजिटिंग देम। तो जनरली जो पर्सनल सेलिंग है ये टेक्निकल गुड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है सेल्समैन के बीच में और कस्टमर के बीच में। सेल्स प्रमोशन क्या है, जिसके अंदर क्या है, कई तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू द कस्टमर टू हैव एन इंक्रीज सेल फॉर अ गिवन पीरियड। तो ये याद रखना, सेल्स प्रमोशन जो है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होता है। जैसे कि फेस्टिवल टाइम पे देख लो, दिवाली के टाइम पे सेल लगती है, डिस्काउंट कूपन्स हो गए, तो दीज आर द सेल प्रमोशन। फिर है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में क्या है, हम पब्लिक के साथ एक फेवरेबल इमेज बना के चलते हैं इन द मार्केट बाय क्रिएटिंग रिलेशन विद द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक यहाँ पे बात की जाए, मीडिया के साथ बात की जाए, मीडिया हो गया या जनरल पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के अंदर गिनेंगे हम उसको भी। द पब्लिसिटी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिसिटी जो है पब्लिक रिलेशन की एक फॉर्म है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, इसमें क्या है, विद द इंटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज रीच कस्टमर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट। अब क्या है, कस्टमर जो है, कंपनी जो है डायरेक्टली कस्टमर तक रीचेबल हो रही है थ्रू द ईमेल। ईमेल के थ्रू क्या है, कंपनी के आपको कई बार आए होंगे प्रमोशनल मैसेज आते हैं हमारे पास, दिस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। कंपनी डायरेक्टली मतलब कि कस्टमर को कॉन्टैक्ट कर रही है रेदर देन मिडल मैन। अब बात है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। अब कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। अब कस्टमर परचेज करना कब से स्टार्ट करता है? आपको कोई चीज़ की डिमांड कब बढ़ती है? जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस होनी पड़ती है। मान लो कि मुझको वीडियोस क्रिएट करनी थी, तो इसके लिए मेरे को माइक चाहिए था। तो मेरे को एक प्रॉब्लम आई कि यार मेरी साउंड अच्छी नहीं जा रही, तो मेरे को माइक चाहिए। तो यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो। सबसे पहले क्या होता है? प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। हमें प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होती है कि किस चीज़ के लिए मेरे को प्रोडक्ट को परचेज करना है। फिर इन्फॉर्मेशन सर्च। फिर मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी जगह पर इन्फॉर्मेशन सर्च करी, गूगल पर सर्च करा, फिर उसके प्राइस चेक करे, अमेजन पर चेक करा, फ्लिपकार्ट पर चेक करा, ऑफलाइन पता करके आया। तो मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चेक करनी स्टार्ट कर दी कि कौन सा माइक लेना चाहिए, बोया का लेना चाहिए या कोई दूसरा अवेलेबल है, या नॉर्मल माइक से भी काम चल जाएगा, लोकल माइक से। फिर इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। फिर मैंने उसके अल्टरनेटिव देखना स्टार्ट कर दिए कि क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। क्या इसी रेट में, अगर मान लो 700 का ये मेरे को अवेलेबल हो रहा है, क्या इसी रेट में कोई और भी माइक है जो कि मेरे को 500 में अवेलेबल हो जाए? तो उसके अल्टरनेटिव सर्च करने स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने क्या किया, परचेज डिसीजन। फिर मैंने परचेज डिसीजन मतलब कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं कौन सा माइक परचेज करूँ। कि यहाँ पे मैं सिर्फ डिसीजन ले रहा हूँ, परचेज नहीं करा, कि डिसीजन लिया कि मेरा कौन सा लेना बेनिफिट रहेगा। क्या मुझे बोया का ही ले लेना चाहिए 700 रुपीज़ में, या थोड़ा मुझे कम रेट पर ट्राई करना चाहिए, 500, 300, 200 रुपीज़ वाला भी ट्राई कर लेना चाहिए, क्या पता वो मेरे को अच्छा रिजल्ट दे दे। ओके, तो मैं परचेज डिसीजन लिया यहाँ पे। फिर मैंने एक्चुअल परचेज उसको कर ही लिया, दिल पर हाथ रख कर मैंने परचेज ही कर लिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, बोया का ही ले लेते हैं, क्या मैंने बार बार कौन सा थोड़ा परचेज करना है, इसमें वारंटी भी मिल रही है, मेरे को 1 साल की वारंटी भी मिल रही है। तो मैंने सोचा यार चल कोई बात नहीं, 200-300 की बात नहीं देखी जाती, क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैंने परचेज कर ही लिया। तो एक्चुअली परचेज मैंने उसको कर ही लिया। फिर पोस्ट परचेज डिसीजन। अब मैंने परचेज कर लिया, क्या मैं इसको यूज़ भी तो कर रहा हूँ? यूज़ करने के बाद मेरे को कैसा रिजल्ट इससे मिल रहा है, क्या मैं इससे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ? अगर हैप्पी हूँगा तो मैं इसके बाद भी क्या है, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि कौन सा माइक लेना चाहिए, तो मैं उसको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप बोया का माइक ही लो। तो दिस इज़ द पोस्ट परचेज डिसीजन कि परचेज करने के बाद भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर कोई ख़राब हो जाता है, माइक ख़राब हो जाता है, अगर मेरे पास इसकी वारंटी अवेलेबल है, तो क्या वो मेरे साथ सही से डील कर रहे हैं? क्या कंपनी मेरे से, मैं कंपनी को कॉन्टैक्ट किया कि माइक ख़राब हो गया, क्या वो मेरे लिए फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करा रही है? ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो मेनली जो क्वेश्चन आपको देखा जाएगा, इसके स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये पूछा जाता है कि इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स के बाद कौन सा स्टेप आएगा या लास्ट स्टेप कौन सा होगा। तो जनरली इसके प्रोसेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेनली आपको इस पर ही फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। सो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंडिविजुअल कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।